बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के मुतल्लिक जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्विट्ज़रलैंड का जो वीज़ा है वो कैसे लगता है, कितने दिनों में मिलता है, फ़ीस कितनी है। ये इन्फॉर्मेशन देने की एक रीज़न ये है कि मैं और मेरा एक दोस्त कुछ अर्सा पहले, हम दोनों कुछ 4 महीने पहले हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए। स्विट्ज़रलैंड जो है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई कम ही लोग होंगे जिनको इन्फॉर्मेशन ना हो कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ख़ास तौर पर वो लोग जो नेचुरल ब्यूटी को पसंद करते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड देखना उनके लिए एक ड्रीम है, क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि जी स्विट्ज़रलैंड की जो है वो एक मिनी जन्नत कहा जाता है उसको। तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई खूबसूरत है। ख़ास तौर पर उसका जो एक कस्बा है इंटरलाकन जिसको हम बोलते हैं, बहुत खूबसूरत है। और अगर आप उसका जो कैपिटल है और दूसरे जो एरियाज़ है वहाँ पे भी आप जाएं तो ये बहुत खूबसूरत है। नेचुरल ब्यूटी हैं, लेक्स हैं, उसमें झीलें हैं, ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप जाना चाहें तो उसके लिए हम आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीज़े के मुतल्लिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और मैंने इस सिलसिले में अपने चैनल के ऊपर इसकी एक दो जो हैं वो वीडियोस भी पोस्ट कर दी हैं कि वहाँ पे क्या ब्यूटी है। उस वक्त हमें आइडिया नहीं था कि हमने जाके ये व्लॉग करना है या हमने ये चैनल स्टार्ट करना है, बट वो वीडियो जो मौजूद है वो आप देखें और इंशाल्लाह आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैं देता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है वो भी लेना इंतहाई आसान है, और ये एक शेंजन वीज़ा है कि अगर आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिल जाता है तो आप उसके साथ साथ दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ से स्पेन जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, नॉर्वे जा सकते हैं, स्वीडन जा सकते हैं, और बेशुमार जो भी शेंजन स्टेट्स हैं उन सब में आप जा सकते हैं। और अभी जो आजकल जो सूरत हाल है उसमें तो ये है कि आपको किसी भी किस्म का कोई कोरोना टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें तो घूमने का इतना ज़्यादा शौक़ था और शौक़ है कि जिन दिनों कोरोना था और हर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए रैपिड टेस्ट और कोरोना के जो टेस्ट थे वो करवाने पड़ रहे थे, तो हम करवा के जाते थे। उसकी वजह से एक्सपेंस भी जो है वो डबल हो जाते थे। पाकिस्तान से भी करवाना पड़ता था, वहाँ से आने के लिए भी 100 यूरो का टेस्ट था, 120 यूरो का। अब वो सारे एक्सपेंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके लिए ये रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। एक तो गर्मियों का मौसम है, बच्चों को भी छुट्टियां हैं, और जो एम्बेसीज हैं वो भी वीज़े इश्यूज़ करती हैं इन मंथ्स में, क्योंकि उनको पता होता है कि दुनिया से लोग घूमने के लिए आना चाहते हैं। तो ये जो स्विट्ज़रलैंड है ये एक दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है, यकीनन सब लोग जानते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसका वीज़ा हासिल करने का प्रोसीजर क्या है, इसकी फ़ीस क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जो काम एक जायज़ रकम में होता है लोग उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड का वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और बाकी चीज़ें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो स्विट्ज़रलैंड की जो अपॉइंटमेंट है ये फ्री नहीं है, ये पेड है। और ये आपको BLS इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान में ऑथराइज अदारा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। BLS के थ्रू आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे आप अपनी सारी कंप्लीट फाइल लेके पहुंचेंगे। तो सबसे पहला जो है वो ये प्रोसीजर है कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे सारी वीडियोस में करता हूं, कि कोई भी अच्छा कंसल्टेंट लें जो आपके लिए सारा काम करे, आपके लिए कंप्लीट फाइल तैयार करे, और प्रोफेशनल आदमी आप होना चाहिए। देखें, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, जिसका काम उसी को साझे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यह है कि कोई भी प्रोफेशनल जो है वो आप कंसल्टेंट हायर करें। अगर आपको कोई कंसल्टेंट कोई आपको चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी रेफ़र कर देंगे जिनके थ्रू हम अपने वीज़ाज़ लगवाते हैं। तो एक तो आपका कंसल्टेंट होना चाहिए। सबसे पहला काम आपकी अपॉइंटमेंट की बुकिंग है। अपॉइंटमेंट के बाद जो सेकंड प्रोसीजर है वो ये है कि आपने क्या करना है कि अपनी फ़ाइल कंप्लीट करनी है। अब फाइल की में कंप्लीट करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लिंक की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और मैं आपको वन बाय वन आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, ताकि वो लोग, मेरी जो वीडियोस होती हैं वो स्पेशली उन लोगों के लिए होती हैं जो कि हमारे दूर दराज के इलाकों में हैं, जो शहरों से बहुत दूर हैं, देहातों में हैं, कस्बों में हैं, और जिनके पास अच्छे कंसल्टेंट की सहूलत मौजूद नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती।
और इन्फॉर्मेशन ना होने का नुकसान उन बेचारों को ये होता है कि लोग उनसे बाहर विजिट वीज़े के नाम पे लाखों रुपया बटोरते हैं, एजेंटों के हाथ में आ जाते हैं, वो भी लाखों रुपया लेते हैं और कुछ लोगों को मिसगाइड करके यूरोप जाने के लिए गलत रास्तों पे लगा देते हैं, जैसे कि जिसको उर्फिया में हम कहते हैं जी कि चले मैं आपको डंकी लगवा देता हूँ, यानी पैदल आपको सफ़र करवाते हैं। और लोगों को इतना हमारे यहाँ क्रेज़ है जाने का कि वो बेचारे जो नौजवान हैं वो तैयार भी हो जाते हैं इसके लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने किसी भी एजेंट के हाथ नहीं आना। ये आपकी जान का ख़तरा है, आपके माल का ख़तरा है, आपकी फैमिली भी परेशान होती है। जायज़ तरीके से वीज़ा लगवाएं और इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो फाइल तैयार करने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि आपने प्रूफ ऑफ इनकम देना है एम्बेसी को कि जनाब मेरे पास पैसा कहाँ से आता है कि जो मैं सैर करने के लिए या घूमने के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी से सबसे पहले उनसे सैलरी स्लिप्स मांगनी है। 6 सैलरी स्लिप्स आपको कंपनी के लेटर हेड पे चाहिए होंगी, जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं। अगर तो सैलरी आपकी 1 लाख प्लस है या 50 से प्लस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सैलरी को 15-20 हज़ार रुपये है तो फिर उस सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत नहीं है, ना आपको वो फ़ायदा देगी। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, 50 प्लस है या लाख प्लस है, तो आपको 6 महीने की सबसे पहले आपको सैलरी स्लिप चाहिए। सैलरी स्लिप के साथ आपको एक एनओसी चाहिए कंपनी की तरफ से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें कंपनी लिख के देगी कि ये हमारा एम्प्लॉय है और हम इसको इजाज़त दे रहे हैं, ये मुल्क से बाहर इतने दिन के लिए घूमने जा सकता है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगानी है कि 6 महीने में ये मेरी सैलरी ट्रांसफ़र हुई है और ये मेरे पास जो मेरी सेविंग्स हैं जो हैं वो इतने पैसे मेरे पास मौजूद हैं, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि बैलेंस कितना होना चाहिए। तो अगर एक अकेला बंदा सफ़र करना चाहता है यूरोप के लिए या स्विट्ज़रलैंड के लिए, तो अगर उसके अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए है तो वो एक इनफ बैलेंस है, वो काफ़ी बैलेंस है। तो आपने सैलरी स्लिप, एनओसी सर्टिफिकेट और उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट ले लेनी है जिसमें इतना बैलेंस कम से कम आपका मौजूद होना चाहिए। और कोशिश करें कि जो सैलरी हो वो कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में आई हो। तो ये चीज़ जो है ये प्रूफ करती है कि ये जो है हमारा एम्प्लॉय ये जेन्युइन एम्प्लॉय है। कंपनी को भी समझ आती है कि जी ये बंदा जो है जिसको हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, अपने एनओसी दे रहे हैं, ये इसको एम्बेसी के लिए यूज़ करेगा, कहीं मिस यूज़ नहीं करेगा। और एम्बेसी को भी समझ आती है कि ये बंदे की सैलरी कंपनी अकाउंट से आई है, इसका मतलब है ये जेन्युइन एम्प्लॉय है। तो आपने सैलरी स्लिप भी ले ली, आपने एनओसी भी ले लिया, आपने बैंक स्टेटमेंट भी ले ली। और बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद एक और चीज़ होती है जो कि बैंक से ही आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलती है। अच्छा, जब आपने अकाउंट की स्टेटमेंट लेनी है तो स्टेटमेंट के साथ आपने अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट भी लेना है। तो ये जो अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट है ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि आपका अकाउंट कब से एक्टिव है और कब तक मौजूद है, तो आपने ये भी लेना है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपने इसके साथ साथ जो चौथा डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो है कि आपका जो फैमिली ट्री है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, जिसको हम नॉर्मली रूटीन में एफआरसी बोलते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपको बच्चों के साथ और वाइफ के साथ चाहिए, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको वालिदैन और बहन भाइयों के साथ चाहिए। तो एफआरसी आपका आ गया, आपकी सैलरी स्लिप आ गई, आपकी स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट आ गया, एनओसी आ गया। और उसके बाद एक और चीज़ जो है वो बहुत अहम है, वो ये है कि अगर आपकी कंपनी या आप टैक्स पे करते हैं, तो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो 2 से 3 साल की अगर टैक्स रिटर्न आपकी हैं तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है और ये आपके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो 2 से 3 साल की आप टैक्स रिटर्नें भी ज़रूर लगाएं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, मसलन कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इसकी ट्रू ट्रांसलेशन इंग्लिश में होती है। आपको अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मैं भिजवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो आपने ट्रू ट्रांसलेशन करवा के उसको अप्रूव करवा के वो भी अपनी फ़ाइल में लगानी है। क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम एम्बेसी को ये यकीन दिलाएं कि जनाब हम वापस आएंगे। तो जब हम अपनी बिज़नेस या जो भी अपने सैलरी के सर्टिफिकेट हैं या जो भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि जी हमारी ये जायदाद जो है ये पाकिस्तान में मौजूद है और हम यहाँ रहेंगे,
अपने मुल्क में वापस आके रहेंगे, हमने आपके मुल्क में नहीं रखना। जब उनको इस बात का यकीन हो जाता है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। तो आपने टैक्स रिटर्न है, और टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपने अपनी जो है वो जो भी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेन आपको शेंजन कंट्रीज़ के लिए और स्विट्ज़रलैंड के लिए चाहिए, जिसमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो है इसको अपनी जो जिस कंपनी में आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपने सैलरी सर्टिफिकेट लेना है। और दोबारा से बता देता हूँ, सैलरी सर्टिफिकेट के साथ आपने 6 महीने के सैलरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद एनओसी चाहिए। उसके बाद आपको टैक्स रिटर्न चाहिए। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और आपको जो आपकी घर की जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो और टैक्स रिटर्न है, ये सारे शामिल हो गए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो रूटीन की चीज़ें हैं जो कि आपका कंसल्टेंट जो है वो आपको बना देगा, जिसमें आपकी होटल रिजर्वेशन है, टिकट रिजर्वेशन है, आपको पोलियो का सर्टिफिकेट आपने खुद जाके बनवाना है, और उसके अलावा कोरोना का आजकल सर्टिफिकेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। एम्बेसी फ़ीस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 16,000 रुपये है। तो 16,000 एम्बेसी की फ़ीस और कुछ 3,000 रुपये की आपको जो है वो लगेगी आपकी जो है वो इसको आप आम तौर पर जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से जो आपकी अपना होती है, इसको क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि जो आपकी इंश्योरेंस होती है, जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए। तो आपको इंश्योरेंस भी करवानी है, अपॉइंटमेंट भी लेनी है और एम्बेसी की फ़ीस भी। तो ये 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको एक जेन्युइन लीगल वीज़ा चाहिए तो इसका एक्सपेंस 25,000 रुपये है। ये स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहा हूँ। कंसल्टेंट आपने अच्छा हायर करना है, वो 50,000 लेता है, वो 40,000 लेता है, वो जो भी कंसल्टेंट है वो 25,000 लेता है। लेकिन कंसल्टेंट आप अच्छा हायर करें, क्योंकि जो इसमें मेन रोल है वो कंसल्टेंट का है, क्योंकि उसने जो कवरिंग लेटर आपको बना के देना है, सारी की सारी आपकी वीज़े की जो इंफॉर्मेशन है उसने उसके ऊपर बना के आपको अपनी प्रोफेशनल जो है स्किल्स है उससे उसने बना के देनी है कि जी ये बंदा यहाँ जाएगा, और सारा आपका प्लान बना के देगा, और उसी के बेस पे ही आपका वीज़ा लगना है। फाइल आप खुद से तैयार कर सकते हैं, बट जो प्रोफेशनल लेटर है जो एक कंसल्टेंट तैयार कर सकता है वो आप तैयार नहीं कर सकते। मैं आप यकीन करें कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क में गया हूँ, जाता हूँ, अभी आगे भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी तो अभी भी आगे भी जाना है, लेकिन मैंने कभी अपनी फ़ाइल खुद तैयार नहीं की। मैं हमेशा कंसल्टेंट हायर करता हूँ, उसको पे करता हूँ और फिर मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ज़िंदगी में मेरा कभी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। ये मैं आपको जो है वो गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे जेन्युइन हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं आपने लगाया, तो आपको वीज़ा ज़रूर लगेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर आपकी एज बहुत कम है, अगर आपकी एज 19 साल, 20 साल, 21 साल है और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और आपकी सैलरी भी बहुत कम है, तो फिर जो है वो आप वीज़ा जो है यूरोप का अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको उस बेस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसका सेकंड हल ये है, अगर आपकी एज कम है, सैलरी भी कम है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली 20-25 हज़ार रुपये सैलरी होती है बच्चों की, तो फिर भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनसे एनओसी लें और वालिदैन जो हैं वो आपको स्पॉन्सर करें कि जी ये मेरा बेटा है, ये इस क्लास में पढ़ता है या ये जॉब करता है और मैं ये चाहता हूँ कि ये घूमने के लिए जाए और उस बेस पे मैं इसका सारा एक्सपेंस बियर करूँगा। तो उसमें क्या होगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की भी जब लग जाएगी तो आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये डिटेल है उन लोगों के लिए जो कि सैलरी पर्सन है। अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपका बिज़नेस है, छोटा है, बड़ा है, प्रोप्राइटरशिप है या एससीसीपी जो है, एससीसीपी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो मैं आपको एक बार ज़रा इसमें डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी जो बिज़नेस से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसमें आपकी जो आपने चाहे फॉर्म सी है आपके पास, प्रोप्राइटरशिप अगर है, या अगर आपकी रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो रजिस्ट्रेशन आ जाती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसको हम एससीसीपी बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी जो भी आपकी मेंबरशिप है उसका सर्टिफिकेट,
जो भी करंट ईयर चल रहा है उसका और एक्टिव होना चाहिए, और उसके साथ जो भी मेंबरशिप कार्ड है ये होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ कंपनी की और पर्सनल जो भी टैक्स रिटर्न है वो भी आपको, और इसके साथ साथ जो भी ऑनरशिप में आपकी चीज़ें आती हैं, मसलन गाड़ी है, घर है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी, और उसके साथ टैक्स रिटर्न। तो जो बिजनेसमैन है उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, कि वो जो बिजनेस है उस डॉक्यूमेंट्स की अथेंटिकेशन कितनी है। अगर आपकी कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, तो उस कंपनी का अकाउंट भी होना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि कंपनी आप कहें, कुछ लोगों ने स्टाम्प पेपर पे ही कंपनियां बनाई होती हैं और स्टाम्प पेपर पे ही मेंबर्स अपनी पार्टनरशिप्स की होती हैं, वो नहीं। अगर आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको प्रॉपर और एक्चुअल जो रियल और आपके जो असल जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स या असल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एम्बेसी उसी को काउंट करती है जो SCCP से रजिस्टर्ड हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसका बैंक अकाउंट भी हो और चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स हों। तो बिजनेसमैन के लिए तो इतना इशू नहीं होता वीज़ा लगवाना, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ वो भी बिजनेसमैन होते हैं जो के छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई छोटी मोटी ट्रेडिंग आप लोकल लेवल पे कर रहे हैं, तो अगर ऐसी भी है और उसका अकाउंट मौजूद है तो आप बिल्कुल जो है वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल जो हैं वो 15 से 20 दिन जो हैं वो एम्बेसीज लेती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात महीना भी लग जाता है, और बाज़ औक़ात 20 से 25 दिन में भी आपका जो वीज़ा है वो आ जाता है। तो ये जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, अगर इन रिक्वायरमेंट्स पे आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। आपको इस सिलसिले में कोई भी रहनुमाई की ज़रूरत हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में और चैनल के लिंक पे अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट चाहिए हम वो भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं। वीडियोस को देखते रहें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी भेजें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो मैं बना के आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।